स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मेरा नाम प्रकाश सिंह रावत है और YouTube के क्षेत्र में मेरा ये फर्स्ट वीडियो तो नहीं कह सकता, आगे भी मैंने कई बार वीडियो अपलोड करी है, लेकिन इस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में मैंने कभी भी अपनी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो आपको जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा का वैसा YouTube के इस क्षेत्र में होने वाला है ना। अभी तक आपने बहुत सारे चैनल पर वीडियो वगैरह मैथ्स के देखे होंगे, लेकिन एक तरह से प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता है। कोई अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कोई अपना कोचिंग चलाने के लिए, वो अपने उनका प्रचार प्रसार करने के लिए वो वीडियो एक अपलोड करते रहते हैं, है ना। तो उस तरीके से क्या वो प्रॉपर उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन आज जो मैं लेके आया हूँ वो एक तरह से 100% मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर तरीका है। प्रॉपर तरीके का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको जो ये टॉपिक दिख रहा है यही नहीं है, टोटल 33 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है? 33 टॉपिक है। वो मैं आपको यहाँ पर रोज करवाने वाला हूँ। मतलब 33 टॉपिक की प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको फुल करवाने वाला हूँ। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ट्यूशन करवाने वाला हूँ, ट्यूशन से मैं नहीं करवाने वाला। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं डेली, जैसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम की कोई एक ही क्लास नहीं लेने वाला। मैं नंबर सिस्टम की जो पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम पर पढ़ते हैं वो कम से कम 10 से 12 क्लासों के अंदर पढ़ते हैं। तो अपन भी जो पढ़ने वाले नंबर सिस्टम या एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक हैं, इन हर एक टॉपिक की जो वीडियो अपलोड होगी वो 10 से 12 वीडियो हर एक टॉपिक की आपको मिलने वाली है। और जहाँ तक कि अपन मानते हैं कि जो मेंसुरेशन वगैरह होता है, ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री बहुत बड़ा है ना। तो ज्योमेट्री को पढ़ने में कम से कम 15 से 20 क्लासें अपन पढ़ने वाले हैं ना। और मेरी विश्वास कीजिए कि अपन बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जीरो लेवल से अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आपको जो ये दिख रही है सारी चीज़ें कि एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, आरआरबी, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर कोई कुछ नहीं जाने वाला, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो भी टॉपिक लेंगे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन अपन साथ में हल करते रहेंगे, है ना। और यहाँ पर आपको एक नोट के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर वीडियो रोजाना अपलोड होगी। हाँ, अभी अपन हाल फिलहाल लाइव नहीं पढ़ रहे हैं, लाइव अपन तब पढ़ेंगे जब आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा मेरे को। सपोर्ट का मतलब ये है कि मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब तक अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा, आपका अच्छा प्यार रहा, आपके बड़े भाई को, आपके छोटे भाई को अगर अच्छा प्यार रहा आपका, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नंबर सिस्टम के बाद में जो एलजेब्रा जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो आपको मैं बिल्कुल लाइव पढ़ाने वाला हूं। अब यहाँ पर अपलोड से क्या है, अपलोड मैं रोजाना करूंगा ये वीडियो, उसके साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी और प्रैक्टिस शीट आपको रोजाना मिलेगी, है ना। कि जितने अपन क्वेश्चन करेंगे उनकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और बोर्ड पर जितने क्वेश्चन अपन हल करने वाले उनकी भी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि ये पीडीएफ ये जो मिलेगी कहाँ पे, तो दोस्तों यूट्यूब के जरिए अपन यूट्यूब के जरिए सिर्फ अपन पढ़ा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अपन कुछ ज़्यादा कुछ मतलब पीडीएफ वगैरह दे नहीं सकते। तो ये सारी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलने वाली, टेलीग्राम चैनल पर। अब आप कहोगे सर आपका टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिएगा हाल फिलहाल उसमें ज़्यादा मेंबर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 मेंबर उसके अंदर अभी है। लेकिन अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो वो 50 से कब 500 में चेंज होंगे और 500 से कब 5000 में चेंज होंगे पता नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो मैं जो ये 33 टॉपिक की आपको गारंटी ले रहा हूँ कि इस 33 टॉपिक में, है ना, जैसा आपको कोचिंग सेंटरों के अंदर पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप अगर आपका सपोर्ट मेरे को अच्छे से रहेगा तो मैं ये सारे टॉपिक आपको बड़े ही अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम जो एग्जाम होते हैं उन सब के नाम लिखे। तो ये जो एग्जाम यही नहीं है, बहुत सारे इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, है ना। तो अपन इससे हाई लेवल के क्वेश्चन मतलब जीरो से लगा के पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनको हल करेंगे, है ना। उस तरीके से अपन पढ़ने वाले। जैसे आज अगर अपन नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, आज अगर अपन नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो आज अपन सिर्फ नंबर सिस्टम का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन अपन नंबर सिस्टम का पढ़ने वाले हैं, है ना। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन का मतलब नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, क्या क्या होती है, दशमलव क्या होता है, ये सारी चीजें अपन आज यहाँ पर
पढ़ने वाले हैं। पहले इनका कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसी के बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखना और नाम मत भूलना, बाय प्रकाश सर। प्रकाश सर मेरा नाम है और ये YouTube के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको मैथ का फाउंडेशन बैच, कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे YouTube पे पढ़ाया जा रहा है ना। तो वीडियो आवाज आ रही है अभी, है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। और संख्या पद्धति में आज अपन इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहले अपन संख्या पद्धति होती क्या है इनके बारे में, ये वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, मिश्रित संख्या क्या होती है, फिर वास्तविक संख्या और क्या क्या होती है, उन सब के बारे में प्रॉपर अपन पढ़ने वाले हैं, उनका कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिएगा वीडियो को, है ना। तो आज अपन पढ़ रहे हैं वो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, इसके अलावा इसका पूरा वर्गीकरण आज अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में यूनिट, डिजिट वगैरह इस टाइप के जो भी निकालने होता है, विभाज्यता के नियम वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे जो है इसमें पॉइंट, वो सारे पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर भी इसको बोलते हैं। और काल्पनिक भाग, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर। और मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या जो इसको अपन एक तरह से एक नाम और है इसका, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, क्या नाम है इसका, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अपन आज स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो वास्तविक संख्या के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ऐसी हर एक वो संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में अपन ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हर एक वो संख्या जिसको संख्या रेखा पर अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, हर एक वो संख्या जिसको क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्या में अपन ले लेते हैं, जैसे संख्या रेखा का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में ये कोई है ना, ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है ना। मैं वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, वास्तविक संख्या की, है ना। तो ये जो होता है इसका, ये 0 पॉइंट होता है, 0 बिंदु होता है। इस साइड जो भी होती है वो सारी होती है, जैसे प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, ये प्लस का 3 होता है, ये प्लस का 4 होता है, डैश इन्फिनिटी तक यहाँ पर चलता है। तो इस साइड की जो भी 0 से इस साइड की जो संख्या होगी वो सारी क्या होगी, माइनस का 1 होगी, माइनस का 2 होगी, माइनस का 3 होगी और इन्फिनिटी तक होगी। तो ये सारी जो संख्या है वो सारी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी, रियल नंबर कहलाती है ये सारी, है ना। तो ये तो हुआ वास्तविक संख्या, है ना। देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, मतलब कि डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको लिखवाने की जरूरत नहीं, अभी आप बच्चे नहीं हो कि आपको हर एक चीज में आपको यहाँ पे लिख पाऊँ। वास्तविक संख्या क्या है, जिसको संख्या रेखा पर अपन क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, सारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब देखो आते हैं अपन काल्पनिक संख्या के ऊपर। काल्पनिक नाम से ही पता पड़ रहा है, कल्पना मात्र संख्या, जिनको अपन कल्पना कर सकते हैं। कल्पना का मतलब जैसे देखिए, इसके अंदर आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन 11th और 12th के अंदर इसका पूरा टॉपिक आता है ना, टॉपिक आता है, उसमें क्या दिया जाता है, काल्पनिक संख्या जिसको अपन बोलते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। इसका मान सदैव क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1। देखो दिखने में अजीब है ना, कल्पना मात्र संख्या है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। तो अपन कह सकते हैं ये आयोटा एक क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में एग्जाम में कभी भी बहुत कम पूछता ही नहीं है, वो बहुत ही कोई अलग से स्कूल टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछता है, लेकिन एसएससी बैंक ऐसे कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम होते हैं उनके अंदर इसको नहीं पूछते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, है ना, ये वाला पार्ट अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर अपन चलते हैं मिश्रित संख्या या सम्मिश्र संख्या। देखो मिश्रित संख्या का मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें, इन दोनों का जो संयुक्त भाग होगा, इन दोनों का जो कह सकते हैं, दोनों को मिलाने पर जो संख्या बनेगी वो सारी क्या कहलाएगी, मिश्रित संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने एक वास्तविक संख्या ले ली 5 और एक काल्पनिक संख्या ले ली मैंने आयोटा, है ना। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये मेरे पास में क्या बन गई, सम्मिश्र संख्या बन गया, मिश्रित संख्या बन गई। जैसे मैंने एक ले ली 3 + 2 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या कहलाएगी, मिश्रित संख्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्याएं
कहलाएगी। तो अभी इसके अंदर अपन ये भी नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। अपन पढ़ने वाले क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, वास्तविक संख्या अपन यहाँ पर क्या है पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो अपन अभी देखेंगे क्या है अपने पास में अभी वास्तविक संख्या। अपने पास में क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्णांक और दूसरा है दशमलव, है ना। कि इसमें दो भागों में बांटा गया है, पहला है पूर्णांक और दूसरा है क्या है दशमलव। अब पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहले अपन इस चीज को देख लेते हैं। पहली बात करते हैं पूर्णांक, है ना। तो एक तरह से संख्या रेखा होती है ना। तो अपन बात करते हैं जैसे ये संख्या रेखा हो गई, है ना। तो ये इसका जो बीच का बिंदु होता है ये 0, और इस साइड की जो भी संख्या होगी जैसे प्लस का 1, है ना, प्लस का 2, प्लस का 3, है ना, ये अनंत तक, ये सारी कैसी कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ये सारी क्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। और इस संख्या रेखा 0 से इस साइड की जो होती है संख्या रेखा पर -1, -2, -3, ये सारी संख्या, ये सारी क्या कहलाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, ये संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपने पास में, क्या हो गया, पूर्णांक के बारे में हो गया। तो पूर्णांक को भी अपन ने दो भागों में बांटा था, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं, वो किसको पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को। किसको पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपन किसको पढ़ने वाले हैं, धनात्मक पूर्णांक को। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, देखो धनात्मक पूर्णांक को भी अलग भागों, दशमलव को अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन बात कर रहे हैं किसका, वास्तविक संख्या का। देखो पहले हमने बात करी क्या, नंबर सिस्टम की बात करी, है ना। नंबर सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया था, कौन से थी, पहली थी वास्तविक संख्या, दूसरी थी काल्पनिक संख्या और तीसरा था क्या, मिश्रित संख्या, है ना। तो उन सब के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने क्या करा, जो काल्पनिक संख्या थी उसको अपन पढ़ नहीं रहे और मिश्रित संख्या थी इसको हम पढ़ नहीं रहे। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट क्या करा था, वास्तविक संख्या करा था। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा था, पूर्णांक में और दशमलव में। फिर देखो दशमलव को छोड़ दिया, दशमलव बाद में पढ़ेंगे जरूर, दशमलव इंपॉर्टेंट आएगा, दशमलव अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन को क्या पढ़ना था, पूर्णांक पढ़ना था। तो ये पूर्णांक में भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे समझा अपन ने, कि संख्या रेखा की जो प्लस की जो जितनी भी संख्या होती है वो सारी क्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, और नेगेटिव वाली संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी अपन जो इसमें भी अपन पूर्णांक के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में देखते हैं अपन, धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक आ गया, है ना। तो अपन बात करते हैं किसकी, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक रहने दो, आप सीधा पूर्णांक ही लिख दो, है ना। क्या लिखेंगे अपन, सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक लिख सकते हैं या धनात्मक पूर्णांक, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं ना। चलो धनात्मक पूर्णांक लिख लो, धनात्मक क्या लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे। अब इसको भी अलग अलग कैटेगराइज में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देखो मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो पहला आती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल संख्या भी कहा जाता है ना, इसको नेचुरल संख्या भी कहते हैं, है ना। दूसरा जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होती है, पूर्ण संख्या, है ना। दूसरी क्या होती है, पूर्ण संख्या, जिसको होल संख्या भी इंग्लिश में होल संख्या बोलते हैं, है ना। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो तीसरी बात करते हैं अभाज्य संख्या। क्या बात करते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बात करते हैं, अभाज्य संख्या। और चौथी अगर अपन इसकी बात करते हैं तो वो होती है भाज्य संख्या। क्या होती है, भाज्य संख्या, है ना। तो अपन पहले इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती है ना। और भी होती है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहले अपन इन चार के बारे में पढ़ते हैं, है ना। धनात्मक पूर्णांक के अंदर क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, ध्यान से समझना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जितनी भी एक से लगाकर अनंत तक की जो संख्या होगी वो सारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक से लगाकर +1 +2 +3 डैश ये सारी अनंत तक की जो जितनी संख्याएं होगी वो सारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है। बाद उसके बाद में चलते हैं पूर्णांक संख्या के ऊपर चलते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है,
पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या के अंदर, मतलब प्राकृतिक संख्या के अंदर अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, मतलब जीरो को भी इसके अंदर ले लिया जाता है। इसके अंदर किसको ले लिया जाता है? जीरो के अंदर। ऐड करना, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 1 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटी तक, है ना। तो क्या है, प्राकृतिक संख्या के अंदर अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो कैसी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लगाकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो सारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण क्या होती है? अगर प्राकृतिक में जीरो को भी शामिल कर दिया जाता है तो वो सारी क्या कहलाएगी? अपूर्ण संख्या कहलाएगी। फिर अपन चलते हैं अभाज्य संख्या पर। किस पर चलते हैं अपन? अभाज्य संख्या पर चलते हैं अपन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर भी इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखते हैं, बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या को ध्यान से सुनना, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। आप देखना, मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें एक का भाग जाए या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ, जैसे 2 ले लेता हूँ, है ना। तो 2 में क्या है? सिर्फ 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है ना। 2 में क्या है? 1 का भाग जाता है और उसका जाता है ना। उसके बाद क्या है? जैसे 3 ले लेता हूँ मैं, 3 में क्या है? सिर्फ 3 का भाग जाता है और 1 का जाता है। जैसे मैं अगली संख्या ले लेता हूँ 5, तो 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, है ना। इस प्रकार आगे 7 है ना, 11 है ना। फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या, 17 है ना, डैश इस तरीके से इन्फिनिटिव जो संख्या होगी वो सारी कैसी कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और इसका उल्टा भाज्य संख्या, मतलब कि इसका उल्टे का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, बाकी जितनी सारी संख्या हैं वो सारी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी भाई अपने पास में? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं लिख लेता हूँ 4, है ना, जैसे मैं लिख लेता हूँ 6, है ना, जैसे मैं लिख लेता हूँ 8, है ना, जैसे मैं लिख लेता हूँ 9, है ना, डैश इन्फिनिटी। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। अब आप कहोगे सर कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4 से स्टार्ट हो रही है ना। तो इसमें एक है, एक का स्वयं में भाग जाता है ना। एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? एक भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है ना, भाज्य है या अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे सर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि ये एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है? तो वो भी अपन अभी आराम से इसको समझेंगे। पहले अपन इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो सारे अपन पढ़ते हैं, है ना। आगे जो आता है अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना। पहले भाज्य और अभाज्य को समझ लेते चलो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन, है ना। आगे क्या है अपने पास में? जैसे मैं लिख लेता हूँ इनको भाज्य, या एक भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है ना। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा अभाज्य, मैंने एक तरफ लिख लिया अभाज्य और यहाँ पर लिख लिया मैंने क्या? भाज्य, है ना। अब इन दोनों के बीच में बताता हूँ मैं, है ना, कि ये एक भाज्य और अभाज्य क्यों नहीं है ना भाई। तो देखो, अभाज्य संख्या मैंने क्या कहा था? 2, है ना, 2, है ना, 3, 5, 7, मतलब जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाती, वो सारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और जिसमें इनके अलावा छोड़ के बाकी सारी, जैसे 1 नहीं ले रहे हैं अपन, इसके अलावा अपन क्या ले रहे हैं? इसके अलावा 4 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, डैश इस प्रकार जितनी भी सारी संख्या होगी वो सारी क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कि एक नहीं है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसका कारण बताओ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अभाज्य में हमेशा, ध्यान रखना, अभाज्य के अंदर हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी।
तो अपन इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अभाज्य में 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं 2 को ले लेता हूँ तो 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 ले लेता हूँ मैं तो 3 का फैक्टर 1 हो सकता है और 3 होगा, है ना। 7 ले लेता हूँ मैं तो 7 का फैक्टर 1 होगा और सेम 7 होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो फैक्टर होंगे, अधिकतम फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब कह सकते हैं निम्नतम, है ना। मतलब 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। 1 कहाँ पे होगा? 1 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 1 का आ रहा है और सेम हो रहा है ना। तो 1 इसमें नहीं आएगा, है ना। तो इसमें जो अधिकतम फैक्टर होंगे वो कितना हो जाएंगे भाई? देखिए, जैसे मैं 4 ले लेता हूँ तो इसमें अपन भाज्य के अंदर अपन कह सकते हैं कि इसमें अधिकतम कितने फैक्टर होंगे? मतलब अधिकतम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होंगे। इसमें क्या होंगे? देखो मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, कम से कम कितने फैक्टर होंगे भाई? 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। कैसे? जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, है ना। 4 में ले लेता हूँ तो 4 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का जा सकता है, 2 का चला जाएगा और सेम 4 का चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 में 3 का भाग जा रहा है, तो कम से कम कितने फैक्टर होंगे? इसमें 3 फैक्टर होंगे। कम से कम कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे इसमें। 3 कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे मैं 6 ले लेता हूँ तो 6 के अंदर क्या होगा? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, फिर सेम 6 का चला जाएगा। देखिए 3 से अधिक ही है, 3 से कम नहीं है ना। लेकिन अगर मैं 1 लेता हूँ, क्या 1 के 2 फैक्टर हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहा। क्या 1 के 3 फैक्टर हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहा। तो अपन कह सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही क्या है? अभाज्य संख्या है। जाहिर है कि आपको इन चीज़ों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि भाज्य के अंदर जो कम से कम कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। भाज्य के अंदर कितने फैक्टर होंगे भाई? 2 होंगे। भाज्य के अंदर 3 होंगे और अभाज्य के अंदर कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे आपके पास में। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद में एक संख्या और है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक संख्या और इसके अलावा सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या, है ना। मैं लिखता हूं सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य, है ना, संख्या, है ना। इसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है सहअभाज्य संख्या। देखो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, मैं कह देता हूं सहअभाज्य संख्या हमेशा 2 में होगी, जोड़े के अंदर होगी, 2 के अंदर, जिनका HCF सदैव 1 हो। अब मैं लिखो क्या है? HCF बराबर सदैव क्या होगा? 1 होगा। वो सहअभाज्य संख्या होगी। अब इसका मतलब क्या होगा? कॉमन 1 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? कॉमन क्या होगा? 1 होगा। मतलब वो सारी क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आप कहोगे सर ये HCF क्या होता है? HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 1 का मतलब क्या है? HCF 1 का मतलब क्या है? तो देखो मैं आपको बता दूं, जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा, है ना। जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 4 और 5। 4 और 5 का अगर मैं HCF निकालता हूँ तो 4 और 5 का HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या 4 और 5 का HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या ये HCF हुआ, LCM हुआ, ये सब मैं आपको आगे टॉपिक में समझाने वाला हूँ। ये सारा सिखाऊंगा कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि जिसका HCF 1 हो, जिसमें कॉमन 1 हो सदैव, जिसमें सदैव 1 क्या हो? कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है ना, उसको अपन क्या कह देंगे? सहअभाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे मैं अगर अगला कोई और उदाहरण लेना चाहूँ, है ना, जैसे मैंने ले लिया 13 और 11 और 13। देखिए अगर मैं इनका भी HCF निकालता हूँ, अगर मैं HCF निकालता हूँ तो क्या निकलेगा? HCF इनका क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। इसलिए अपन कह देंगे ये सहअभाज्य संख्या है। इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे कि ये सहअभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 और 6 ले लेता हूँ, 4 और 6 ले लेता हूँ, क्या 4 और 6 सहअभाज्य संख्या है? क्या आप सोचिएगा कि इनका HCF 1 आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 2 × 2 होंगे, इनके जो टुकड़े होंगे वो 2 × 3 होंगे। तो देखो यहाँ से जो HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा?
2 निकलने वाला है। तो मैंने क्या कहा, जिसका HCF 1 होगा, ऐसा जोड़ा आएगा जिनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसको अपन क्या कह देंगे, सह अभाज्य संख्या कह देंगे। तो यहाँ पर तो HCF 2 निकल रहा है, इसलिए अपन कह देंगे ये वाली पूरी क्या नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है ना। तो आपका यहाँ पर सह अभाज्य संख्या में भी डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगर आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। आगे अपने पास में नेक्स्ट है, आगे अपन देखते हैं, आगे अपन क्या देखेंगे, दशमलव देखेंगे, डेसिमल, है ना। अगला जो पॉइंट अपना अपन ने क्या था उसमें जो पढ़ा था, तो दशमलव नहीं पढ़ा था, तो दशमलव देखते हैं। अभी दशमलव क्या होगा, दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, है ना। एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है ना, दशमलव, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल। और शांत को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, है ना, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे इसको, अशांत दशमलव को। अब शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना, 0.25, 0.25, है ना, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। मैंने जैसे लिखा यहाँ पर 0.25, लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे लिख लेता हूँ 0.12345, है ना, डैश इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक। तो शांत में क्या होगा, एक समय आने पर मतलब फिक्स मान अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैं इसको मैंने लिखा तो इसके आगे कोई कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अगर मैं इसको हल करता हूँ तो इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं आ रही, डेसिमल के बाद में बहुत सारी संख्या आ रही है, और ये एक पैटर्न की तरह हो गया कि यहाँ तक जाते ही ये क्या हो गया, शांत हो गया। इससे आगे इसमें ये प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, हल हो गया। जैसे मैं ले लेता हूँ 1/2 लेता हूँ, है ना भाई, 1/2 लेता हूँ। अगर मैं 1/2 में अगर भाग लगाता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 0.5 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1/3 लेता हूँ, अगर मैं इसमें भाग लगाता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 0.3333 डैश इस तरीके से आएगा, मेरे पास में आएगा ना भाई। तो ये सारी क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव कहलाएगी। और इस तरीके की जो संख्या होगी वो सारी कैसे कहलाएगी, शांत दशमलव कहलाएगी, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी, और ये कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास में हो गया, दशमलव को 2 भागों में बांटा गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब देखो, ये शांत दशमलव तो यहीं तक है, लेकिन इस अशांत दशमलव को भी 2 भागों में बांटा गया। अशांत दशमलव को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है रिपीटिंग, पहला है, देखो मैं लिखवा लेता हूँ, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है ना भाई, इसको भी 2 भागों में बांट रहे हैं। एक होता है रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग अपन कह सकते हैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो मैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। क्या लिखूंगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आएगा नॉन रिपीटिंग, दूसरा क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग, क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बांटा गया है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में। इन 2 भागों में इसको बांटा गया। अब इसका भी ये क्या होती है, इनको भी अपन समझ लेते हैं। रिपीटिंग, है ना, नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये एक पैटर्न की तरह है। पैटर्न का मतलब क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ, है ना। रिपीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास में रिपीट तो होगा लेकिन एक पैटर्न की तरह होगा। पैटर्न का मतलब आपको मैं समझा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 1/3 लिखा है, अगर मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे पास में आता है 0.33333 डैश इन्फिनिटी तक। देखो, तो इसको अगर अपन हल कर रहे हैं तो एक पैटर्न आ रहा है क्या, 3 के बाद में वापस 3 आ रहा है, वापस 3 आ रहा है, वापस 3 आ रहा है ना। तो ये एक तरह से पैटर्न हो गया। 1/3 को हल करने पर ये एक तरह से क्या हो गया, पैटर्न हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको अपन बोलते हैं। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसमें रिपीटिंग नहीं होता है। जैसे इसको अपन एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.12 12 12 12 डैश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
हर बार में 1 के बाद में 2, वापस 1 के बाद में 2, वापस 1 के बाद में 2, वापस 1, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से रिपीट हो रहा है बार बार, एक तरह से पेटेंट इसमें लग रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जैसे 0.125354 5 डैश डैश इस तरीके से इसमें चलेगा, तो ये क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये वाली हो जाएगी, है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि है ना दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव, है ना। शांत दशमलव क्या होता है, जिसमें एक फिक्स जाने के बाद में मतलब इसका हल हो जाता है, सिंपल फिक्स, आगे तक लंबा नहीं जाता है, अपन इसको कह सकते हैं लंबा नहीं जाता है। जैसे 1/2 को हल करा तो मेरे पास में 0.5 आ गया, ये क्या होता है, ये क्या होता है 1/4 होता है क्या, ये क्या होता है, सॉरी 1/4, हाँ 1/4 को हल करते हैं अपन तो ये आएगा 0.25 आएगा, है ना। तो इसकी जगह लिखते हैं, लेकिन अगर 1/3 को हल करते हैं तो ये 0.3333 इस तरीके से अनंत तक जाता है ना। तो इसको मिलेंगे, ये क्या शांत नहीं है, अशांत है ना, चला जा रहा है ना भाई, इसके जीव को कोई तसल्ली नहीं है कुल मिला के, है ना, तो ये चला जा रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं अशांत बोलते हैं। फिर अशांत को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन सा, रिपीटिंग, और इसको बांटा गया है नॉन रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में क्या होता है, ये एक पैटर्न है, मैं आपको बोल रहा हूँ फिर, है ना, इसको लिख लेना, ये एक पैटर्न है, क्या है, पैटर्न है। पैटर्न का मतलब क्या है, एक मतलब कि जैसे यहाँ पर लग रहा है 0.3333 मतलब एक पैटर्न की तरह आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक पैटर्न नहीं है, इसके बारे में संख्याएं चेंज आ रही है, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी आ सकता है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे अपन देखेंगे, आगे इसके बाद में चलते हैं दशमलव के अंदर ही, दशमलव के अंदर ही आता है, एक आता है परिमेय और एक आती है अपरिमेय संख्या। अपन पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो अब आगे अपन देखते हैं, इस डेसिमल के अंदर आती है ना, तो अपन पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो पहले अपन लगाते हैं परिमेय संख्या, क्या लगाते हैं, परिमेय संख्या, है ना। अब आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या क्या होती है ना, तो मैं परिमेय संख्या के बारे में आपको बता देता हूँ कि ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में अपन उसको क्या लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भाई, है ना। ये Q है, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। इसलिए इसको अपन क्या कह देंगे, परिमेय संख्या। जैसे मैं लिखता हूँ 3/5, ये एक परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख लेता हूँ 2/8, है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे मैं 2 लिख लेता हूँ तो ये भी एक है ना, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न जिसको अपन कह सकते हैं, वो भी क्या कहलाएगी, एक तरह से परिमेय संख्या कहलाएगी, वो भी एक तरह से क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और एक होती है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे अपरिमेय संख्या पर अपन चलते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। तो देखो इसको अपन साफ कर सकते हैं, जैसे √2 क्या हो गया, √2, है ना। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर कोई भी संख्या आ रही है वो सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे इसका जो √2 है ना, √2 का मान क्या होता है 1.414, है ना, ये √2 का मान होता है। तो ये क्या है, आगे भी चला जाएगा, आगे भी क्या जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा, है ना। तो ये सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √3 है तो ये हो जाएगा 1.732 डैश इस तरीके से ये √3 का मान होगा, है ना। तो ये सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। और आपको बताऊं कि पाई है, ये पाई है ना, जिसको अपन पाई है ना, इसका जो पाई है ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अब आप बोलोगे सर हमारे को तो मैथ में पढ़ाया गया है कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 होता है। हाँ भाई जी होता है,
ये 22/7 भी होता है। मैं मना नहीं कर रहा कि पाई का मान 22/7 नहीं होता, लेकिन आपने एक मान और देखा होगा कि इसका मान होता है वो 3 पॉइंट ऐसे कुछ 14 ऐसे कुछ होता है ना। पाई का मान एक भी और भी बताया होगा ना आपको, 3.14 डेड इस तरीके से आगे चलता है ना। तो ये जो मान है ये बताया गया है आपको, अप्रोक्स में आपको ये मान बताया गया है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। इसलिए अपन पाई को कभी भी परिमेय संख्या के अंदर पाई को अपन नहीं लेते हैं। पाई को अपन हमेशा किस में लेते हैं, अपरिमेय संख्या के अंदर लेते हैं, है ना। अपरिमेय संख्या के अंदर अपन क्या लेते हैं, पाई को लेते हैं, है ना, कि अपरिमेय संख्या होती है ये सारी, है ना भाई। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में हो गया। तो जो आज अपन ने जो पढ़ा है वो सारा क्या पढ़ा है अपन ने, ये जो अपन ने पढ़ा है आज नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वर्गीकरण पढ़ा है कि नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें पढ़ी है। अब आपको इसमें थोड़ा से एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक दो चीज़ क्या बताना है, बिल्कुल ईजी है, आपको उनका कंसेप्ट भी समझाऊंगा मैं बाद में, लेकिन आप देख लीजिएगा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो वो होती है आपकी 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या। फिर 51 से 100 तक, 51 से 100 तक अभाज्य जो संख्या होती है वो क्या होती, कितनी होती है अपने, 10 होती है। 51 से 100 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। और फिर 100 से, है ना, 200 तक, 100 से क्या है, 200 तक, सॉरी 101 से 200 तक जो होती है अभाज्य संख्या वो कितनी होती है, 21 होती है। कितनी होती है भाई, 21 होती है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना, इनका ये किस तरीके से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, किस तरीके से, क्या इनका कोई कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट नहीं होता, इनको अपन आराम से गिन सकते हैं आराम से, है ना, उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। लेकिन ये मोटा मोटा आपको याद रखना चाहिए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है, 51 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होती है, और 101 से 200 तक जो 21 रहती है वो अभाज्य संख्याएं होती है। दोस्तों आज अपन ने इसका वर्गीकरण पढ़ा है अच्छे से, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो समझाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बार बार एक बार वापस देखें, है ना, वापस रिपीट करके उस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल अपन इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें अपन यूनिट डिजिट अपन इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भूलिएगा नहीं, आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका जो यूनिट डिजिट का जो सेकंड पार्ट इसका डालने वाला हूँ, ये क्लास फर्स्ट थी अपने पास में, इसका जो सेकंड क्लास में डालने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।